कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब मस्त हो और घर पर ही स्वस्थ हो। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर शुरू किया और हमने काफ़ी वीडियोस कंप्लीट किए। आज हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे बढ़ना है, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने वहाँ पर क्वालिटेटिव एनालिसिस जो था, दैट वाज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो कंप्लीट किया था। आज हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है बच्चों, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आपको अगर याद हो तो कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने ये ढूंढना सीखा था कि भाई कैथोड के ऊपर क्या प्रोडक्ट बनता है और एनोड के ऊपर क्या प्रोडक्ट बनता है, वो ढूंढना हमने सीखा था। और हमने वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो आज से हमें पढ़ना है दैट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, quantitative aspect of electrolytic cell, उसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ना है। बेसिकली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आएगा, तो उसमें क्वांटिटीज के साथ हम लोग रिलेट करेंगे। क्वांटिटीज किसकी और कैसी, तो उसमें हम लोग तीन मेन क्वांटिटीज की बेसिकली बात करते हैं। एक है जो इलेक्ट्रोड के ऊपर रेट डिपॉजिट होता है उसके बारे में, दूसरा है जो इलेक्ट्रोड के ऊपर से वॉल्यूम जो गैस का बन रहा है उनकी बात है, एंड तीसरी चीज है दैट इज मोल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों, मोल्स के बारे में, है ना। तो जरा ध्यान देना कि ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या क्या और किस तरह से फाइंड करेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर ध्यान ये देना हम लोग कि अगर हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन एक इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज कितना होगा, दैट विल बी 1.6 into 10⁻⁹ कूलम आएगा। कितना आएगा, 1.6 into 10⁻⁹ कूलम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बच्चों। लेकिन अगर हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हुए तो क्या, ठीक है, तो फिर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना चार्ज आएगा, ठीक है, दैट विल बी होगा, अब जरा ध्यान देना, 6.022 into 10⁻23 E, ठीक है ना। E यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो क्या आएगा 1.6 into 10⁻⁹ into 6.022 into 10⁻23 हमने किया, तो इसका पूरा जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो दैट विल बी 96486, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 96500 कूलम। कूलम उसका यूनिट बनेगा, ठीक है बच्चों। यानी कि अगर हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका टोटल चार्ज कितना आएगा, तो वो 96500, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना है। और हर जगह पर आगे जहां पर भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तब हम लोग यही वैल्यू का हेल्प लेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। तो चार्ज ऑफ, मैं यहां पर लिखता हूं, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना मिला वैल्यू, दैट इज 96500 कूलम, ये वैल्यू हमें मिला है, ठीक है। ध्यान देना बच्चों इधर, है ना, पे अटेंशन हियर। अब देखो यहां पर ये बात तो क्लियर हो गई हमें, बट हो ये रहा है कि हमें एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था फेराडे। क्या नाम था उनका, फेराडे था, उनका नाम था फेराडे, ठीक है। और फेराडे ने फेराडेस लॉ दिए थे, उसमें पहला लॉ था दैट वाज फेराडेस फर्स्ट लॉ। जरा ध्यान देना, है ना, फेराडेस लॉ, ठीक है। उसमें फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग 2 लॉस पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर के अंदर, फेराडेस फर्स्ट लॉ एंड फेराडेस सेकंड लॉ। पहले फेराडेस फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं। अब उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने एक्चुअल में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, जरा ध्यान देना। वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर वहां पर 2 इलेक्ट्रोड्स डीप कर दिए थे, ठीक है, और वहां पर कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी होगा, देयर मस्ट बी सम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वो भी होगा। अब हो ये रहा था, अब आप याद करिए कि यहां पर क्या होगा, ये इस तरह से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, ये यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल हुआ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हुआ, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है, वो एनोड होता है जिसके ऊपर होता है ऑक्सीडेशन, और जो नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, वो कैथोड का काम करेगा यहाँ पर, जिसके ऊपर होगा
रिडक्शन। क्या होगा बच्चों, उसके ऊपर रिडक्शन होगा। अब उनका ये कहना है, अब क्वेश्चन ये था कि भाई जैसे ही ये रिएक्शन होगी, ये सेल का जब प्रोसेस होगा, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में आपको पता है कि भाई वो क्या करता है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन का काम कर रहा है, समझे कि नहीं। यानी कि आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो अंदर क्या होगा, केमिकल एनर्जी का प्रोड्यूस होगा, केमिकल एनर्जी क्या होगा वहां पर प्रोड्यूस होगा। तो बेसिकली वेट कोई ना कोई वहां पर जो भी अपने पास कोई ना कोई, तो वी मस्ट बी हैविंग सम व्हाट वी से के वहां पर इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई ना कोई मेटल तो डिपॉजिट होगा ही, ठीक है कि नहीं, कुछ अमाउंट ऑफ वेट डिपॉजिट होगा। हमें पढ़ना क्या, गौर करिए, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्वांटिटी मेजर करना होगा। तो उनका ये कहना था कि भाई कितना क्वांटिटी डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द चार्ज अप्लाइड टू इट, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द चार्ज, ठीक है कि नहीं। यानी कि जितना ज्यादा आप चार्ज प्रोवाइड करोगे इस सेल के अंदर, उतना ही ज्यादा वेट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेट एंड द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन ये Q की वैल्यू क्या होती है बच्चों, वो तो पता होना चाहिए। तो Q की वैल्यू होती है दैट इज I इंटू टी, वेर I क्या बनेगा, तो वो करंट होता है एम्पियर में, है ना, अमाउंट ऑफ करंट एम्पियर में होता है वो, और टाइम क्या रहेगा, ये T यानी कि टाइम बन जाएगा, जिसको हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं। किस में करते हैं, सेकंड्स में मेजर करते हैं बच्चों, ठीक है कि नहीं। यस, अब जरा ध्यान देना आप लोग। लेकिन आपको तो ये बात पता ही है कि अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी की साइन को निकालना है तो हमें वहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कोई ना कोई लगाना पड़ेगा, यानी कि इक्वल टू लगाने के बाद हमें कोई ना कोई प्रोपोर्शनलिटी की कांस्टेंट वैल्यू लगानी पड़ेगी। तो अब ये फॉर्मूला क्या बनेगा, W इक्वल टू जेड क्यू, समझे कि नहीं। अब Z तो वहां पर अब क्या करेंगे हम लोग, जरा ध्यान दो। अगर मान लो कि आपको Z की वैल्यू फाइंड करनी है तो Z क्या आएगा, तो वो आएगा W अपॉन Q, ये वैल्यू हमें मिलेगा। अगर Z की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये उसका फॉर्मूला होगा। और Z क्या है, वो इक्विवेलेंट कांस्टेंट है बच्चों। Z क्या है यहाँ पर, तो वो इक्विवेलेंट कांस्टेंट का काम कर रहा है। मैंने अभी आगे ही बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर इक्विवेलेंट कांस्टेंट का काम कर रहा है, वो Z है बच्चों, ठीक है, दैट इज अवर Z। अब मान लो कि भी आपने Q का जो वैल्यू है वो 1 कूलम जितना अप्लाई किया, ठीक है बच्चों, आपने कितना चार्ज पास किया, तो आपने Q जितना 1 जितना किया। मान लो कि भाई Q इक्वल टू, मान लो कि मैंने क्या किया, 1 कूलम जितना अप्लाई किया, तो फिर W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा कि नहीं, W इक्वल टू Z हो जाएगा कि नहीं बच्चों, W विल इक्वल टू Z, ध्यान देना है ना स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, W इक्वल टू Z वैल्यू हो जाएगा। अब देखो इससे मतलब क्या होगा, हम लोग कुछ आगे समझेंगे कुछ एग्जांपल लेकर। मतलब क्या हुआ इसका, अगर W Z के ऊपर डिपेंड है, यानी कि कोई भी एलिमेंट का जितना इक्विवेलेंट मास है उतना ही वेट उसका डिपॉजिट होगा, समझे कि नहीं। कोई भी मान लो W इक्वल टू Q है, कोई भी एलिमेंट है या कंपाउंड है, उसका जितना इक्विवेलेंट मास है उतना ही वेट उसके ऊपर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। यस, हम लोग कुछ एग्जांपल करके देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। बट पहले आप इसको नोट डाउन करो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल लेकर समझाता हूं कि भाई ये W इक्वल टू Z कैसे हुआ। जैसे मान लो कि भाई मेरे पास सोडियम है, ठीक है, और वो सोडियम आयन है, तो सोडियम आयन यानी कि Na+1 बनता है। वो कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके एटम में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की बात है, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 मोल Na बना है यहाँ पर, समझे कि नहीं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन हमने आयन को दिया तो 1 मोल Na बना, सही कि नहीं। यानी कि 96500 चार्ज अगर हमने दिया है तो 23 ग्राम क्या बना, Na बना, समझे कि नहीं, क्योंकि 1 मोल सोडियम का मास कितना होगा, 23 ग्राम होगा, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 96500 होगा, समझे कि नहीं। तो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा मैंने, और ये 1 मोल सोडियम का वेट रखा। यानी कि अगर हम इतना चार्ज पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इतना उसका वेट मिलेगा, है ना, यही तो उसका वेट मिलेगा। अब जरा आप ध्यान से देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। Z सोडियम का हम लोग लेते हैं, कितना है, 1 कूलम हमने लिया है, तो कितना आएगा, जरा ध्यान से आप देखना, व्हाट विल बी द वैल्यू 23 डिवाइड, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें Z की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो Z इज इक्वल टू क्या आएगा, अब जरा ध्यान से देखो, 96500
इंटू वन, वन क्या है उसका एन फैक्टर का वैल्यू हुआ बच्चों, क्या हुआ, वन इज इट्स एन फैक्टर वैल्यू, है ना। इक्विवेलेंट वेट में हमें यही तो दिखना होता है, एन फैक्टर दिखना होता है। चलो मैं समझाता हूँ एक और एग्जांपल लेकर। लाइक आपके पास mg है, ठीक है, mg+2 है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स को लिया और क्या बना यहाँ पर, तो mg बना। अब क्या हुआ, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास है, ठीक है, तो वो वन मोल क्या करता है, जरा ध्यान से देखना, 1 मोल mg बनाता है, बराबर क्या नहीं। हमने 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स लिए तो वो 1 मोल mg बना रहा है, ठीक है। तो फिर हम उसको कितना चार्ज पास करेंगे, तो 96500 करेंगे, तो कितना ग्राम मिलेगा, 24 ग्राम हमें मिलेगा। समझ में आएगा नहीं, कितना मिलेगा, 24 ग्राम। तो इसको यहाँ ले आओ तो हमें क्या मिलेगा, उसका जेड तो मिलेगा, तो जेड वैल्यू तो ढूंढना पड़ेगा ना हमें। तो क्या आएगा यहाँ पर, उसका जेड वैल्यू आएगा दैट इज 24 डिवाइड बाई 2 इंटू 96500। समझेगा नहीं। अब इसमें से जेड की फॉर्मूला क्या बनी, तो जेड की फॉर्मूला बनी है दैट इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखना, कोई भी एलिमेंट है अगर एटम है तो उसका एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई क्या आएगा 96500 इंटू एन फैक्टर, ये उसका फॉर्मूला बना। ये किसका फॉर्मूला बना, जेड का बना। समझे क्या नहीं, आपको क्लियर हुआ कि नहीं, ये जेड का फॉर्मूला बना है। यू आर क्लियर टिल हियर, सबको क्लियर हुआ इतना, यस। तो ये जेड इक्वल टू am इंटू या फिर mm, अगर एटम होता तो एटॉमिक मास होएगा और अगर मॉलिक्यूलर होता तो मॉलिक्यूलर मास आता, डिवाइड बाय 96500 इंटू एन फैक्टर। अब आपको कहीं पर भी z की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना, यस। अब देखो, अब हमें यहाँ से क्या पता चला, w इक्वल टू जेड क्यू हुआ, है ना, w इक्वल टू जेड क्यू हुआ। यही तो हमारा क्या बन गया है, यही तो हमारा फर्स्ट लॉ बना है फैराडे का, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। ये फैराडे का क्या बना, तो ये फैराडे का फर्स्ट लॉ बन गया, w इक्वल टू जेड क्यू बनेगा, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये बात तो हमें क्लियर हो ही गई है कि भाई अब ये जो z की वैल्यू, मतलब w यहाँ पर जो w इक्वल टू जेड क्यू है, ठीक है। अब ये जो z की वैल्यू ये वाली हमें मिली, उसको हम ये इक्वेशन में रख सकते हैं ना। चलो मैं एक काम करता हूँ, बॉक्स बनाता हूँ, वेट, है ना बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पर हम लोग ने इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया है, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और ये जो है वो इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये जो z की वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, जरा ध्यान देना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू, ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो क्या आएगा, w इक्वल टू क्या आएगा, am अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर, ठीक है ना, इंटू क्या आएगा इधर, q आएगा। बस क्लियर हुआ कि नहीं, क्या आएगा, q आएगा। बट q की वैल्यू क्या है, आगे देखी थी ना हमने, q इज इक्वल टू आता है IT, बताया, वही हम यहाँ पर रखेंगे। तो w इक्वल टू एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर इंटू IT, क्या आएगा, IT आएगा। समझे कि नहीं, IT, ये हमें फॉर्मूला मिल गया है इसका, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये वेट है, डिवाइड बाई ये ला देते हैं, तो W अपॉन एटॉमिक मास एटम का या फिर मॉलिक्यूलर तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू IT अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर। समझे कि नहीं, पर आपको ये तो पता ही होगा कि भाई वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास या फिर वेट अपॉन एटॉमिक मास क्या बनता है, तो वो बनता है मोल्स। क्या बनता है बच्चों, वो बनता है मोल्स। तो इसको हम लोग n लिख देंगे, ठीक है कि नहीं। हम लोग क्या लिखेंगे वहां पर, हम लोग लिखेंगे n। अब जरा ध्यान से देखना, मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, क्या होगा, n यानी कि मोल्स इज इक्वल टू IT अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर, दिस विल बी एन फैक्टर, ठीक है कि नहीं बच्चों, क्लियर हुआ। अब जरा ध्यान से देखो, I तो क्या रहेगा वहां पर, अब मान लो कि भाई यहाँ पर I जो है वो तो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, टाइम भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये n की जो वैल्यू है, मोल्स की वैल्यू किस पे डिपेंड हुई, तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, जो मोल है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n फैक्टर हुआ हमें, ठीक है कि नहीं। क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n फैक्टर हुआ, क्योंकि ये सारी वैल्यूज तो कांस्टेंट रहेगी ना, ठीक है कि नहीं। सेल तो एक ही है, बट आप क्या कर रहे हो वहां पर, कोई ना कोई कंपाउंड चेंज कर रहे हो, तो n फैक्टर की वैल्यू बदल दी जाएगी। टाइम जो है, I की वैल्यू जो है वो तो सेम रही है। अब ऐसी कंडीशन में हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, दैट इज मोल्स ऑफ कैथोड अपॉन मोल्स ऑफ एनोड इज इक्वल टू आएगा, दैट इज n फैक्टर ऑफ एनोड डिवाइड बाय n फैक्टर ऑफ कैथोड। इस पे से तो आया, समझे कि नहीं, इसी पे से आया। तो यही जो हमने जो डिराइव किया है, ये वाला इक्वेशन,
इसको पहले हम लोग काम करते हैं, ये जो है उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 लेते हैं, और ये जो है वो इक्वेशन नंबर 4 है बच्चों। ये जो 4 इक्वेशन हमने डिराइव किया ना, ठीक है, उनमें से खास करके इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, फिर इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। दिस 3 इक्वेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। क्लियर है? ये तीनों इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आपको? चलो एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ूंगा। देखो, हमने आगे एक बात पढ़ी कि भाई W इक्वल टू क्या हमने पढ़ा, दैट वाज इक्वल टू Z था, है ना। अब देखो कैसे होगा, मान लो कि भाई मैंने 1 मोल सोडियम आयन लिया है और मैंने 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, तो 1 मोल सोडियम का एटम बना। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 मोल सोडियम बना। यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल सोडियम बना, ठीक है कि नहीं। लेकिन 1 मोल यानी कि चार्ज कितना हुआ, 96500 इक्वल टू 23 ग्राम Na आ गया। अब इसमें Z की वैल्यू क्या आई, अब आप देखो ये 23 है। अब जरा ध्यान से आप लोग समझना, तो आपको पता चलेगा कि भाई इसका चार्ज क्या होगा। तो इसको हम लोग क्या किया, हमने यहाँ पर Z को क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया, है ना। अब देखो जरा ध्यान से, ये 23 जो है डिवाइड बाई 96500 इंटू n फैक्टर हमने किया, समझे कि नहीं आप लोग, बराबर क्या नहीं। अब देखो वो 1 यानी कि n फैक्टर है। अब mg के लिए क्या हुआ, अगर हमने 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिए तो सामने 1 मोल mg बनाया, ठीक है। तो 2 इंटू 96500 इक्वल टू 24 ग्राम बना। तो z की वैल्यू क्या है, z इक्वल टू 24 डिवाइड बाई ये नीचे आए, समझे कि नहीं आप लोग, ये z पता चला कि नहीं, ये नीचे आया वैल्यू। अब ये क्या बन गया, z इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2 इंटू 96500 आ गया, ठीक है। तो इस पे से ये जो हमने किया, इस पे से z का फॉर्मूला क्या बना, ये क्या है, तो एटॉमिक मास हो सकता है या मॉलिक्यूलर मास हो सकता है। फिर ये क्या हुआ, n फैक्टर आ गया, ये क्या हुआ 96500। तो इसका मतलब होता है W इक्वल टू Z, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, समझे कि नहीं, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। अब हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो Z की वैल्यू यहाँ पर जो है उसको यहाँ पर रख दिया, तो W इक्वल टू एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 96500 इनटू n फैक्टर आएगा, ठीक है। चलो, तो ये I की वैल्यू, Q की वैल्यू क्या है, IT है, खत्म। फिर हमने डिराइव किया, क्लियर है कि नहीं। अब हमें ये इक्वेशन मिला। अब जरा ध्यान से देखो, इसको मैंने नीचे लाया, वेट अपॉन एटॉमिक मास इनटू मॉलिक्यूलर अपॉन मॉलिक्यूलर मास, बराबर कि नहीं। तो ये क्या होता है, मोल्स होता है, मैंने मोल्स यहाँ पर रख दिया। तो n इक्वल टू IT अपॉन 96500 इंटू n फैक्टर आएगा, क्लियर है कि नहीं है, n फैक्टर आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि मोल्स जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n फैक्टर, हुआ क्या नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना, ठीक है। अब क्या होगा आगे, तो मोल्स ऑफ कैथोड डिवाइड बाय मोल्स ऑफ एनोड इक्वल टू n फैक्टर ऑफ एनोड अपॉन n फैक्टर ऑफ कैथोड, ठीक है। समझ में आया ना, ओके। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो, फिर हम लोग आगे इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे स्टूडेंट्स। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो मैं 5 सेकंड्स दे रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग ने फैराडेज फर्स्ट लॉ खत्म किया और उसमें हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेट डिपॉजिटेड, इट इज डिपेंड अपॉन द चार्ज। आपने जितना ज्यादा चार्ज पास किया उतना ही ज्यादा वेट डिपॉजिट होगा ऑन द इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। ये हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ में पढ़ा था। लेकिन फैराडेज सेकंड लॉ में क्या है, चलिए तो अभी हम लोग फैराडेज सेकंड लॉ पढ़ेंगे। आज हमें दोनों लॉस खत्म करने हैं बच्चों, ठीक है ना। तो हम लोग फैराडेज सेकंड लॉ शुरू करते हैं। फैराडेज सेकंड लॉ, ठीक है, ध्यान देना, है ना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब देखो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर एक गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, तो उसमें 2 अलग अलग कंटेनर्स में 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड्स होते हैं। और होता ये है कि भाई जिस कंटेनर में जिस मेटल से बना हुआ इलेक्ट्रोड होता है ना, उसी का सॉल्यूशन उस कंटेनर में रहता है, ठीक है। ये रहा, मान लो कि भाई यहाँ पर हमने लिया है, ध्यान देते रहना बच्चों कि ये एनोड है, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, तो ये कैथोड है। अब इसमें होता उल्टा है कि भाई एनोड यहाँ पर क्या लिया हमने, तो यहाँ पर हमने मान लो कि भाई एनोड पॉजिटिव लिया, यहाँ पर हमने कैथोड लिया नेगेटिव, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने मान लो कि ये फिर ए है, ठीक है, और ये जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर ये कैथोड है, ये एनोड है, हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। तो पुट 1 मोर इलेक्ट्रोड हियर। बेसिकली ये तो गैल्वेनिक सेल है ही नहीं, बट एक प्रकार का आप समझ सकते हो कि भाई मतलब व्हाट्स वन टाइप ऑफ अ गैल्वेनिक सेल होगी। जरा ध्यान दो यहाँ पर कि इसको भी हमने यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया है, लेकिन ये वाले पार्ट को हमें बैटरी से कनेक्ट करना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, और ये यहाँ पर ये ना माइनस और ये प्लस हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना आप लोग, ध्यान देना, ये कैथोड है, तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा, एनोड बनेगा,
इस सेल के अंदर ये एनोड है, तो ये पार्ट क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस बन गया, तो ये माइनस बन गया इधर। यहाँ पर उसका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी तो होगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी होगा ना अंदर। अब देखो इसको मैंने इलेक्ट्रोड ए ले लिया है, ये इलेक्ट्रोड बी है, लो दूसरी पेन से लिखता हूँ इसको। ठीक है, ध्यान देना, ये जो है ये इलेक्ट्रोड ए है, ये इलेक्ट्रोड बी है, ये इलेक्ट्रोड सी है और ये इलेक्ट्रोड डी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है बेसिकली कि आप इसको गैल्वेनिक सेल तो नहीं ले सकते, बट हमने दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज कनेक्शन किया है, बराबर है। दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जो है उनका यहाँ पर हमने सीरीज कनेक्शन किया है। क्या किया हमने, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यहाँ पर हमने सीरीज कनेक्शन किया है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अब जो फेराडे था उनका ये कहना था, जैसे फर्स्ट लॉ में ये कहना था कि आप जितना चार्ज पास करते हो उतना ही वेट प्रोड्यूस होता है, डिपॉजिट होता है। तो सेकेंड लॉ में ये कहना है कि जो भी उसकी वेट का रेशियो है दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट वेट्स। ठीक है, लाइक यहाँ पर वेट ऑफ ए है, ए पे जो बना, फिर रेशियो ऑफ द वेट ऑफ बी इज टू सी। ठीक है, मान लो अगर 3-4 होते हैं, दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए, देन इट्स रेशियो विद इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी, रेशियो विद इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी, है ना। यानी कि वेट किस पे डिपेंड हुआ, तो उसके वो जो कंपाउंड है वो कंपाउंड के इक्विवेलेंट वेट के ऊपर डिपेंड हुआ। बच्चों समझ में आया कि नहीं, किस पे डिपेंड हुआ, वो इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड हुआ, समझे कि नहीं। तो कितना वेट बनेगा, जितना उसका इक्विवेलेंट वेट है उतना ही क्या बनेगा, उतना ही मास इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगा। अब देखो उसका डेफिनेशन क्या है, फॉर एनी सीरीज कनेक्शन, एनी सीरीज कनेक्शन, कोई भी सीरीज कनेक्शन के लिए मान लो टू और मोर देन टू सेल्स, टू और मोर देन टू सेल्स, अगर दो या उससे ज्यादा सेल्स को हमने क्या किया है, ठीक है, उसका सीरीज कनेक्शन किया है। फॉर एनी सीरीज कनेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू सेल्स, टू और मोर देन टू सेल्स, ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव और फिर द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेट्स, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेट्स, ठीक है, एट इलेक्ट्रोड्स is equal to their equivalent मास रेशियो। समझे कि नहीं, तो कितना वेट बनेगा, ठीक है, तो वो उनके वेट का जो रेशियो है दैट विल बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट का रेशियो। समझे कि नहीं, इक्विवेलेंट मास का रेशियो है ना, वो सेम रहेगा। समझे कि नहीं आप लोग। चलिए हम लोग एक और सेल का एग्जांपल लेकर समझते हुए कैसे होगा। मान लो कि भाई हमने दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ले लिए, यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, बाजू में मैंने एक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, दोनों में एक एनोड और एक कैथोड भी तो डालना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रोड दोनों में दोनों में एक मतलब कि दो इलेक्ट्रोड लगेंगे, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। लाइक इसको मैंने ले लिया है कैथोड, ठीक है, और यहाँ पर इसमें नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, बैटरी का, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड यूँ कनेक्ट हो गया है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड आया। ठीक है, जरा ध्यान देना है ना, अटेंटिव रहना बच्चों, पे अटेंशन हियर। ठीक है, ये क्या आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। ठीक है, वहां पर वो क्या बनेगा, ये अगर नेगेटिव टर्मिनल से ये इलेक्ट्रोड कनेक्ट है तो ये कैथोड बना है, तो ये पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ये क्या बनेगा, एनोड ही तो बनेगा। ये बनेगा एनोड, प्लस की साइन आएगी, ये बनेगा यहाँ पर कैथोड, और यहाँ पर आ जाएगी माइनस की साइन, है ना। ठीक है, अब उनके सॉल्यूशंस भी तो होंगे, यानी कि उनके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होंगे। अब यहाँ पर देखो, ये क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो सॉल्यूशन तो कोई और ही होंगे, ठीक है ना। ओके, अब देखना जरा ध्यान से, कहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोड हमने लिया है देखते हैं। यहाँ पर हमने दोनों जो इलेक्ट्रोड्स है वो यहाँ पर एजी इलेक्ट्रोड लिए, सिल्वर इलेक्ट्रोड, और वहाँ पर दोनों जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं वो हमने कौन से लिए हैं, तो वो हमारे पास है दैट इज कॉपर इलेक्ट्रोड, है ना, ये कॉपर इलेक्ट्रोड होगा। क्लियर है बच्चों, अब ध्यान से समझते रहना। इसका भी हमने कनेक्शन कंप्लीट किया, पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। ये दोनों जो सेल है वो सीरीज कनेक्शन में है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन क्या भरा है,
तो हमने AgNO3 का सॉल्यूशन भरा है, ठीक है। अब यहाँ पर तो ऐसा हुआ है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसी का सॉल्यूशन हमने भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये तो सॉल्यूशन नंबर 1 है, यहाँ पर हमने भरा है दैट इज CuSO4 का सॉल्यूशन दैट इज नंबर 2। ओके, क्लियर है। चलो, अब हमने वो आगे किया था ना कि भाई एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, वही चीज हमें यहाँ पर भी अप्लाई करनी होगी बच्चों। याद हो तो एनोड पे, इसके एनोड पे क्या होगा, इसके कैथोड पे क्या होगा, वही चीज आगे जो हमने किया था, प्रोडक्ट्स क्या होंगे, प्रोडक्ट, तो वही चीज हमें यहाँ पर वापस करनी है। इसके एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसके कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो तो चेक करना होगा हमें। जरा ध्यान से देखना, ये एनोड पॉजिटिव होगा, कैथोड नेगेटिव होगा, ठीक है। ये एनोड पॉजिटिव होगा, कैथोड क्या होगा, नेगेटिव होगा बच्चों, क्लियर है, ध्यान देना है ना। अब देखो ये एनोड जो है, पे अटेंशन, ये पॉजिटिव है। अब क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन में AgNO3 है, ठीक है, अब ये कैसा सॉल्यूशन है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, इट विल बी एक्वस, यानी कि वाटर भी होगा वहां पर, और यहाँ पर ये एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि वाटर के अंदर बना हुआ। अब देखो Ag में से Ag प्लस है, NO3 माइनस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये खुद प्लस है तो ये माइनस को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर NO3 क्या होगा, आएगा, ठीक है। साथ में वाटर भी तो रहेगा, H2O भी तो रहेगा ना, देयर विल बी वाटर आल्सो, एंड Ag भी रहेगा वहां पर, ठीक है, Ag भी रहेगा। अब हमें नंबर्स लिखने होंगे। अब अगर हम वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नंबर देखते तो Ag का नंबर 19 है, ठीक है, NO3 का नंबर कितना है, दैट इज 20, और H2O का नंबर कौन सा आएगा यहाँ पर, क्योंकि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन वाला हम लोग पानी लेंगे, वाटर लेंगे, यानी कि इसका नंबर होगा 19, ठीक है ना, कौन सा नहीं 21 नंबर होगा, सॉरी, यहाँ पर वाटर का होगा 21 नंबर, ठीक है, इट विल बी 21 नंबर। अब आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन किन का होगा, जिसका सबसे लीस्ट नंबर है उसी का ऑक्सीडेशन होगा, जिसका नंबर लीस्ट है, तो ये 19 है, 20, 21 है, तो Ag जो है, तो Ag का यहाँ पर क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो Ag जो है वो यहाँ पर Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस बनेगा, ठीक है, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस बनेगा। अब वहां पर कैथोड पे क्या होगा, वापस लिखते हैं, चलो, कैथोड पे क्या होगा, Ag अट्रैक्ट होगा, ठीक है, साथ में वाटर भी तो अट्रैक्ट होगा, है ना। तो देखो वाटर का यहाँ पर कौन सा वाटर आएगा, रिडक्शन वाला, है ना, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, तो यहाँ पर Ag का तो 19 नंबर है, बट वाटर का कितना है, 7 नंबर है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, Ag, जिसका नंबर ज्यादा है, दोनों में से जिनका नंबर ज्यादा है उसी का रिडक्शन होगा, तो ये क्या होगा, Ag क्या करेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन को लेकर Ag का फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो Ag ही आएगा, ये सेल का प्रोडक्ट क्या आएगा, इस सेल में Ag का फॉर्मेशन होगा बच्चों, ठीक है। अब सामने के सेल का चेक करते हैं। अब ये पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या अट्रैक्ट, Cu तो आएगा ही आएगा, H2O भी आएगा, एंड सल्फेट आएगा, दैट इज SO4 2 माइनस आएगा, SO4 2 माइनस। अब जरा ध्यान से देखना है ना, कॉपर का नंबर क्या है, जरा ध्यान से देखते रहना, कॉपर का, अब देखो इसमें होगा ऐसा कि यहाँ पर कॉपर ही है, ठीक है, वहां पर भी क्या बनेगा, तो यहाँ पर कॉपर 2 प्लस आएगा और आएगा दैट इज H2O, है ना, ध्यान देना। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों, ठीक है कि नहीं, तो ऑक्सीडेशन में हम क्या चेक करेंगे, सबसे लो नंबर, तो वो कॉपर का ही रहेगा इसमें। इसमें क्या होगा, ये हमने आगे ये वाला सेल किया था, अगर आपको याद हो तो, कि ये कॉपर का क्या होगा, इधर रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा, तो ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके Cu2 प्लस बनाएगा, ठीक है कि नहीं, क्या बनाएगा, Cu2 प्लस। सेम चीज यहाँ पर कॉपर का क्या होगा, इधर रिडक्शन होगा, इस सेल के ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिडक्शन होगा, यानी कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कॉपर प्रोडक्ट होगा, इसका क्या होगा, कॉपर प्रोडक्ट होगा, ठीक है कि नहीं, यानी कि ये सेल का प्रोडक्ट होगा Ag, वो सेल का प्रोडक्ट होगा कॉपर। समझ में आ गया बच्चों, सबको क्लियर है। चलो अब हम लोग चेक करेंगे एक चीज, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसकी। अब देखो हम लोग ने आगे वो देखा था ना, वेट एंड वो रेशियो, अभी यहाँ पर लिखा ना हमने कि भाई इसमें Ag का वेट कितना बनेगा, तो Ag का वेट वर्स रेशियो कॉपर का वेट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज इसका इक्विवेलेंट का रेशियो इज टू कॉपर का इक्विवेलेंट वेट। अब जरा ध्यान से यहाँ पर देखना क्या होगा, बी अटेंटिव, WAG डिवाइड बाई WCU इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, ये आएगा हमारे लिए फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इसकी फॉर्मूला आई, हमें क्या फाइंड करना है इसके लिए, नंबर 1 देखो हमें वेट फाइंड करना है बच्चों, तो वेट क्या आएगा, आप याद करिए फॉर्मूला क्या था, वेट ऑफ Ag इज इक्वल टू आएगा, क्या आएगा खुद ही याद करिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ, इक्विवेलेंट वेट जो है, इक्विवेलेंट मास जो है किसका, Ag का, इनटू IT डिवाइड बाय 96500, है ना। सेम वे कॉपर का लेना है हमें, नंबर 2 कॉपर का क्या आएगा, तो वेट ऑफ कॉपर प्रोड्यूस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इनटू IT डिवाइड बाय 965
00, क्या आएगा 96500 ओके बच्चों। देखो अब ये वाली फॉर्मूला कैसे आई वो मैं बताता हूँ। तो ऐसे दो इक्वेशंस बने, अब मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूँ, है ना। इन दोनों का रेशियो लूंगा, जरा ध्यान से दिखना। एक मिनट, थोड़ा कैमरा सेट कर लेते हैं, ठीक है, कैमरा सेट कर लेते हैं। देखो अब हम लोग रेशियो लेंगे, अब जरा ध्यान देना, है ना। अब इसको थोड़ा सा स्पेस में बनाता हूँ। यहाँ पर ये क्या आया है, यहाँ पर ये कॉपर प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। अब देखो WAG डिवाइड बाई W कॉपर आया, ठीक है। अब देखो EAG इंटू IT आया डिवाइड बाई, जरा ध्यान देना, 96500 डिवाइड बाई ये करेंगे ना, रेशियो लिया ना, तो क्या आएगा इंटू E कॉपर, ये वाला पार्ट इंटू IT, ये पार्ट ऊपर जाएगा इंटू 96500, ठीक है कि नहीं। थोड़ी स्पेस कम है इसलिए इस तरह से हो रहा है, बड़ा ध्यान से दिखना। अब क्या होगा, ये कट ये कट ये कट ये कट रहा क्या, तो WAG डिवाइड बाई W कॉपर इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ AG डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। देखो आ गया कि नहीं। तो देखो ये वाली जो आपने देखी है, हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो है वो ये वाली इक्वेशन से 1 और 2 का रेशियो लेने पर है, समझे क्या नहीं। ये मैंने उसका डेरिवेशन किया, क्लियर है कि नहीं। चलिए तो मेरी फेराडे सेकंड लॉ यहाँ पर खत्म हो, एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ, जरा ध्यान देना। फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या था, उनका ये कह रहा था कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के इलेक्ट्रोड के ऊपर अमाउंट कितना डिपॉजिट होगा, तो जितना आप चार्ज प्रोवाइड करोगे उतना ही ज्यादा अमाउंट उसके ऊपर डिपॉजिट होगा। ये फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ हमने क्या पढ़ा था, कि हमने ये पढ़ा कि उनके वेट का रेशियो इज इक्वल टू उनके इक्विवेलेंट मास का रेशियो होगा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो ये हमें इक्वेशंस जो इसका जो था, ठीक है, ये वाला था रेशियो। अब देखो हमने एक सेल लिया यहाँ पर, ठीक है, और दो सेल्स को, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को हमने सीरीज कनेक्शन किया, ठीक है ना। हमने दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का क्या किया, यहाँ पर सीरीज कनेक्शन किया। यहाँ पर दोनों ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर दोनों कॉपर इलेक्ट्रोड्स है। यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये क्या काम कर रहा है, ये कैथोड है, ये एनोड है। ये क्या है, ये एनोड है, तो ये क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्या बनेगा, एनोड बन जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें ये देखना है कि ये वाले सेल में प्रोडक्ट क्या है, और हमें ये भी देखना है कि भाई ये वाले सेल में प्रोडक्ट क्या है बच्चों, ये हमें चेक करना है। देखो ये एनोड तो पॉजिटिव रहता है, तो ये AgNO3 में जो नेगेटिव पार्ट होगा NO3 माइनस, उसको वो अट्रैक्ट करेगा। साथ में Ag तो है, और H2O वाटर भी कंपीट करेगा। मैंने आपको बताया था आगे के लेक्चर्स में कि अगर वाटर है सॉल्यूशन में तो क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन अगर कोई भी है तो वाटर मॉलिक्यूल भी कंपीट करेंगे इलेक्ट्रोड के पास जाने के लिए। अब आपको यहाँ पर क्या होगा, एनोड पे, एनोड के ऊपर तो होता ऑक्सीडेशन है, आपको ये चेक करना है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है तो आपको ये चेक करना है कि किसका नंबर सबसे कम है। तो 19 नंबर Ag का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पर कैथोड पे क्या चेक करना है, किसका नंबर ज्यादा है उसका रिडक्शन होगा, तो वो भी Ag है। तो यहाँ पर हमें इस इलेक्ट्रोड इस सेल के अंदर Ag क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। सेम भी हमने यहाँ पर किया, यहाँ पर हमें मिलता है कॉपर प्रोडक्ट। अब हमने ये वाले इक्वेशंस, मतलब ये वाले इक्वेशन से ये तो लिख, बट ये आया कैसे, तो हमने क्या किया, पहले इसका वेट लिखा, इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag इनटू IT अपॉन 96500 इक्विवेलेंट, फिर वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर इनटू IT डिवाइड बाय 9650। अब क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का यहाँ पर रेशियो लिया मैंने, ठीक है। तो जो कट और कट कर दिया, फिर फाइनल फॉर्मूला मेरे को क्या मिला, जरा ध्यान से देखो। फाइनल फॉर्मूला मुझे ये मिला, W वेट ऑफ Ag अपॉन वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। समझ में आया बच्चों। चलिए तो फिर स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी जल्दी से, कम ऑन, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। चलो बच्चों टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, यस, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। देखो तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को खत्म कर दिया बच्चों, है ना। अगर आप टेक्स्ट बुक में ओपन करके देखोगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल 2 या 3 पेज के अंदर खत्म किए, बट सिर्फ मतलब कि JEE नीट के लिए इतना काफ़ी नहीं है, हमें सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए हमने क्या किया, ये सारी चीज़ों को पूरे डिटेल में पढ़ा है। अब आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है वो एक ही वेसल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, ठीक है कि नहीं। और उनके अंदर एनोड क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, एंड कैथोड क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन ही होता है चाहे कोई भी सेल हो, कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन ही होता है चाहे कोई भी सेल हमारे पास हो बच्चों, ठीक है। ये बात तो क्लियर है हमारे साथ। और हमने कुछ यहाँ पर फेराडेस के 2 मेन लॉ पढ़े और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार बोर्ड एग्जाम में, JEE में, नीट में पूछे जाते हैं। 2 फॉर्मूलाज आपको याद रखना है, एक तो ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला समझ सकते हो आप, और आगे का फेराडे का फर्स्ट लॉ का जो फॉर्मूला था वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और इसको सही ढंग से प्रिपेयर करो, सारी नोट्स बनाओ। याद रखना आप अगर मेहनत करोगे तो
तो आपको अच्छा रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। जब तक स्कूल में आपको नहीं आना है, जब तक ये जो भी गवर्नमेंट की हमें परमिशन है एज वेल एज नहीं मिलती, और जब तक ये कोरोना की जो हमारे ऊपर तकलीफ आई है वो बाधा दूर नहीं होती, तब तक तो हमें ऑनलाइन ही पढ़ना है बच्चों, है ना। बट इतना ध्यान रखना है, हमें अपने आप का ध्यान देना है और बच्चों घर पर रहना, अपना ध्यान रखना, ठीक है। ठीक, ओके बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आई होप कि आप सबको समझ में आया इतना, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बच्चों।